Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today is the second chapter, first year. और फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तीनों नाम से पुकारा जाता है लेकिन इसका मतलब होगा एक ही होगा, और इससे हमारा मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था। अच्छा, इसके लिए पहले हमें जाना होगा टुवर्ड्स सम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, और उसमें कहते हैं कि हिस्ट्री और हिस्ट्री में इन 1875 a scientist named William Crook performed the experiment by discharge tube. इन 1875 में सबसे पहले विलियम क्रूक ने डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करके एक नई किस्म के रेज डिस्कवर कर दिए, लेकिन उसको फिलहाल नाम नहीं दिया गया था। इन 1886 an other scientist named Goldstein named these rays as cathode rays. as cathode rays उन्होंने गोल्डस्टेन ने जो विलियम क्रूक ने रेस डिस्कवर किए थे उसको नाम दिया गया, कैथोड रेस का नाम दिया गया। इसके बाद इन 1891 एन अदर साइंटिस्ट J.J. Stoney named the cathode rays as electron. इन 1891 में J.J. स्टोनी ने इस कैथोड रेस का नाम तब्दील करके इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया। इन 1895 an other scientist named J. Preen stated that there is some charge over the electron. उन्होंने ये मालूम नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन सा चार्ज है, लेकिन उसने ये मालूम कर दिया कि इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गया इन 1897 एन अदर साइंटिस्ट नेम J.J. Thomson named J.J. Thomson discovered that electron have negative charge. Electron have negative charge. In 1877 J.J. थॉमसन ने ये मालूम कर दिया कि इलेक्ट्रॉन पे या इस कैथोड रेस पे जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में बन रहे थे या डिस्चार्ज ट्यूब में ट्रेवल कर रहे थे,
दैट हैव द नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज हैं। तो दिस इज द हिस्ट्री रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स द विलियम क्रूक एक्सपेरिमेंट कि उसने कैथोड रेस को किस तरह डिस्कवर कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि विलियम क्रूक यूज्ड द डिस्चार्ज ट्यूब for this discovery। इस डिस्कवरी के लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि डिस्चार्ज ट्यूब को विलियम क्रूक ने डिस्कवर नहीं किया था। डिस्चार्ज ट्यूब विलियम क्रूक से पहले डिस्कवर हो चुका था। डिस्चार्ज ट्यूब, चलो हम देखते हैं चलते हैं टुवर्ड्स द डिस्चार्ज ट्यूब कि डिस्चार्ज ट्यूब किसने डिस्कवर किया था। डिस्चार्ज ट्यूब देख ले, इन 1838 a well-known scientist named Michael Faraday construct द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को सबसे पहले माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था या उसने बनाया था। इसके बाद माइकल फेराडे के बाद इन 1857 एन अदर साइंटिस्ट नेम्ड, इसका नाम था गेसर also worked on the same discharge tube। उसने भी ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब पे काम किया था। अच्छा, इसके बाद यही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया था विलियम क्रूक ने। लेकिन विलियम क्रूक ने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, कुछ तब्दीलियां लाई थी। और ये मॉडिफिकेशन थे, यानी विलियम क्रूक यूज्ड द सेम गेसर डिस्चार्ज ट्यूब with some modifications and is called the Crook, and is also called as the Crook tube। अब इसको हम क्रूक ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब गेसर ने डिजाइन किया था वही डिस्चार्ज ट्यूब विलियम क्रूक ने भी इस्तेमाल किया था। लेकिन विलियम क्रूक ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए थे। लेट स्टार्ट के विलियम क्रूक ने इस पे किस तरह काम कर दिया, उसने किस तरह मॉडिफिकेशंस इसमें कर दी, और आखिरकार उन्होंने कैथोड रेस को किस तरह डिस्कवर कर दिया। दैट वाज द हिस्ट्री रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिस्ट्री रिलेटेड टू द डिस्चार्ज ट्यूब। और इसी डिस्चार्ज ट्यूब को क्रूक ने इस्तेमाल कर दिया। लेट्स गोइंग टुवर्ड द क्रूक ट्यूब।
अच्छा, तो आइए चलते हैं टुवर्ड द क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब। क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब एक सिंपल सा ट्यूब था विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब था यहाँ पे, और उस ग्लास ट्यूब में उन्होंने दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। दीज आर द इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड, एनी मेटा इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड्स? Electrode means any metallic rod or plate or wire which have the tendency to give or take इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड मीन्स एनी मेटालिक रॉड, प्लेट और वायर विच हैव द टेंडेंसी टू गिव और टेक इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हो। और इन इलेक्ट्रोड को विलियम क्रूक ने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया, लेकिन एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दिया और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दिया। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दिया दैट इज कॉल्ड द एनोड। और एनोड मींस जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी क्रिएट हो गई इस इलेक्ट्रोड पे, लेकिन ये डिफिशिएंसी हमने बाहर से इस पे क्रिएट कर दी, यानी बाय मींस ऑफ बैटरी टर्मिनल के जरिए यहां पे क्रिएट हो गई है। और दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहते हैं, कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड विच हैव द इलेक्ट्रॉन इफिशिएंसी, जिस पे ज्यादा इफिशिएंसी हो। और ये इलेक्ट्रॉन की इफिशिएंसी हम बाहर से बैटरी से सप्लाई कर देते हैं ताकि इस पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो। यहां पे एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि आया उस जमाने में ये बैटरी भी डिस्कवर हो चुकी थी या डिस्कवर नहीं हो चुकी थी। तो लिहाजा हम चलते हैं टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ बैटरी की तरफ चलते हैं ताकि वो भी हम थोड़ा सा बता दें कि ये बैटरीज कब डिस्कवर हो गए थे। इसके बाद दोबारा आते हैं टुवर्ड द क्रूक एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। तो बैटरी के बारे में कहते हैं दैट इज द बैटरी की तारीख या हिस्ट्री। बैटरी हिस्ट्री ये बहुत पुरानी है। कहते हैं कि आज से तकरीबन 2500 ईयर्स एगो बगदाद म्यूजियम अंडरग्राउंड बगदाद म्यूजियम में एक बैटरी मिली थी। और ये बैटरी क्या है? दैट वाज सिंपली अ क्ले जार। ये सिंपली एक क्ले जार था जिसमें देयर वाज अ कॉपर साइलेंडर, जिसमें एक कॉपर साइलेंडर लगा हुआ था। और उससे ये उसके साइड को जब देखे गए तो उस कॉपर के साथ साथ दे हैव यूज्ड द लेमन जूस को इस्तेमाल किया था इन द प्लेस ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। उस जमाने में चूंकि एसिड इतने ज्यादा नहीं थे तो लेमन जूस भी एज ए एसिड उन्होंने इस्तेमाल किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड होगा और उसके साथ साथ हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन भी होगा। लेकिन एसिडिक सोल्यूशन के जगह पे उन्होंने लेमन जूस इस्तेमाल किया हुआ था। एंड दैट वाज सिंपली अ क्ले जार, एक क्ले जार था। इन 1736 another attempt was made। एक और 1736 में एक और अटेम्प्ट किया गया एंड दे डिस्कवर्ड एन अदर बैटरी एंड दिस बैटरी वाज अगेन द क्ले जार।
लेकिन ये बैटरी भी उन्होंने एक क्ले जार में बना दिया जिसमें कॉपर और एक सिल्वर को एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया था और सेम लेमन जूस को एज ए एसिडिक सोल्यूशन इस्तेमाल किया था। इन 1749 एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक बैटरी बना दी थी। इन 1800 फर्स्ट electrochemical battery was discovered। सबसे पहले इन 1800 फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी वाज डिस्कवर्ड जिसमें इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल किया था, कॉपर एंड जिंक इस्तेमाल किया था। एन अदर अटेम्प्ट 59 द फर्स्ट रिचार्जेबल बैटरीज रिचार्जेबल बैटरीज वर डिस्कवर, जो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं या सोलर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरी कब डिस्कवर हुई थी? इन 1859 में डिस्कवर हुई थी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास बैटरी की तारीख बहुत लंबी है, बहुत पुरानी तारीख है। और जो विलियम क्रूक ने बैटरी इस्तेमाल किया था वही बैटरी इन 1859 रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल किया था और इससे वोल्टेज सप्लाई कर रहा था थ्रू द एनोड एंड द कैथोड। कैथोड में वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, तो देख ले, विलियम क्रूक ने बैटरी के जरिए एनोड और कैथोड को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे और जब पहली बार उन्होंने यानी क्रूक ने क्या कर दिया, फर्स्ट ही प्रोवाइड द voltage to the electrodes को at normal pressure inside the tube, यानी ट्यूब के अंदर सबसे पहले वोल्टेज दिया गया, इसी डिस्चार्ज ट्यूब को वोल्टेज दिया गया, लेकिन यहां पे ट्यूब के अंदर नॉर्मल प्रेशर था। नॉर्मल प्रेशर मींस देयर वाज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इस इन्वायरमेंट। तो जब वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, क्या रिजल्ट क्या आ गया? नथिंग हैपेंड, कुछ भी ट्यूब के अंदर नहीं हो रहा था। यह क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ट्यूब के अंदर हेवी गैसेस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या नॉर्मल गैसेस जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में हैं, दे आर कॉल्ड द हेवी गैसेस। हेवी गैसेस मींस इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके अंदर ऑक्सीजन था, इसके अंदर नाइट्रोजन था, इसके अंदर मुख्तलिफ और किस्म के गैसेस थे। तो इन गैसेस की प्रेशर की मौजूदगी में द कनेक्शन वाज नॉट मेड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। कैथोड और एनोड के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। और जब कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो एनोड और कैथोड के दरमियान कोई भी किसी किस्म का फ्लो दिखाई नहीं दे रहा था, किसी किस्म का फ्लो दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद उसने क्या कर दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया और वैक्यूम पंप के जरिए अंदर की हवा जो थी उसको निकालना शुरू कर दिया। एक्चुअली क्रूक ने तकरीबन बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर दिए हैं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ प्रेशर को, पहले ये 1 एटमॉस्फेयर था, दोबारा उन्होंने 0.5 एटमॉस्फेयर पहले आया, लेकिन कुछ हैपन नहीं हुआ।
0.5 एटमॉस्फेयर इस्तेमाल कर दिया, 0.4 एटमॉस्फेयर इस्तेमाल किया, 0.3 एटमॉस्फेयर प्रेशर इस्तेमाल कर दिया, और इस तरह आता गया एट लास्ट जब द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज रिड्यूस्ड, द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, the tube was reduced to 0.1 tar, was reduced to 0.1 tar, इतना कम कर दिया गया। और कहते हैं कि एंड अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 5000 से लेके तकरीबन 10,000 वोल्टेज भी इस्तेमाल कर दिया। तो इस प्रेशर पे क्या हो गया, अ यूनिफॉर्म ग्लू वाज, क्योंकि अब इस प्रेशर पे ये गैसेस इतने ज्यादा नहीं थे, अ यूनिफॉर्म ग्लू वाज अपीयर्ड इन द ट्यूब, अ यूनिफॉर्म एट दिस प्रेशर, a uniform glue was appeared, a uniform glue was appeared inside the tube. तो ट्यूब के अंदर एक ग्लो, रोशनी सी, मध्यम सी रोशनी सी ये दिखाई दे गई। तो विलियम क्रूक ने ये जान लिया कि ये जो हमारे पास ग्लो अपीयर्ड हो गई, दिस वाज एवेंचुअली बाय द रिडक्शन ऑफ द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। ये क्यों हमारे पास आ गई, क्योंकि हमने अंदर का प्रेशर कम कर दिया। तो मजीद इस एक्सपेरिमेंट को आगे जाते हुए मजीद क्या कर दिया, ही रिड्यूस द प्रेशर टू 0.09 tar। तो ये ग्लो दोबारा अपीयर हो गया एंड अगेन रिड्यूस टू 0.8, ये ग्लो अगेन अपीयर्ड हो गया। जो वो देख ले प्रेशर को डिक्रीज कर रहा था, 7 तक ले आया, 0.06 तक ले आ गया, 0.05 तक ले आया, 0.04 अप टू 0.01 tar। यानी जो ही वो इसके बाद 0.1 tar से प्रेशर इनसाइड द ट्यूब कम कर रहा था, तो उसके साथ साथ ये जो ग्लो था, इसके साथ इसके कम होने के साथ साथ ये ग्लो भी मजीद क्या कहते हैं कि मजीद वो ज्यादा ब्राइट अपीयर हो रहा था, यानी ग्लो मजीद तेज हो रहा था व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीजेस। और जब उसने प्रेशर 0.01 tar तक कम कर दिया, 0.01 tar, at 0.01 tar the glue was disappeared। वो ग्लू जो था वो डिसअपियर हो गया और उस ग्लू की जगह मुकम्मल रेज दिखाई दिए गए, मुकम्मल रेज दिखाई दिए। अच्छा, एक और फर्क यहां पे आ रहा था कि ग्लू जो था दैट वाज कवर्ड ऑल द स्पेस इनसाइड द ट्यूब, सारा ट्यूब दिखाई दे रहा था। लेकिन जब ग्लू खत्म हो गई, यानी 0.01 tar पे ग्लू खत्म हो गई, तो यहां से क्लियर रेस की शक्ल में रेस दिखाई देने लगे। तो ये रेस सिर्फ यहां पे दिखाई दे रहे थे और बाकी जो स्पेस था ट्यूब के अंदर, दैट स्पेस वाज डार्कन, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी ये रेस मजीद स्पेसिफिक हो गए, एक डायरेक्शन पे जाने लगे, disappeared and a raised word appeared, a raised word appeared, मुकम्मल रेज अपीयर्ड हो गए, मुकम्मल रेज अपीयर्ड हो गए। अच्छा, अब देख ले, ये जो रेज अपीयर्ड हो गए,
अब अगर फॉर एग्जाम्पल 0.01 टार से जो हमारे पास क्लियर रेज दिखाई दिए गए और इन रेस का यह भी पता चल रहा था कि दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड साइड टुवर्ड्स एनोड साइड, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। इस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए यहां पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिए गए। फ्लोरेसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब उस पे कोई रेस पड़ता है या कोई रोशनी पड़ती है या जब उस पे कोई पार्टिकल्स उसके साथ टकराते हैं, दे बिकम एलिमिनेटेड, तो वो भी चमकदार हो जाते। तो जब यहां पे फ्लोरेसेंट मटेरियल दिखाई दिए, सारी लगा दिए गए, तो यहां से जो रेज जा रहे थे ये फ्लोरेसेंट मटेरियल भी इसने फ्लोरेसेंस शुरू कर दी, यानी लुमिनेसेंस शुरू कर दी, ये भी चमकदार होने लगे। तो ये क्लियर हो गया कि यहां से कैथोड की तरफ से कुछ रेज हैं जो कि आ रहे हैं फ्रॉम कैथोड साइड टुवर्ड्स एनोड साइड, कैथोड से एनोड साइड की तरफ जा रहे थे। तो सबसे पहले इसके बाद विलियम क्रूक ने यहां तक काम किया था। इसके बाद गोल्डस्टेन आ गया और गोल्डस्टेन ने इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया, कैथोड रेस का नाम दिया गया। अब देख ले, अगर कोई कह दे कि चलो हम इस ट्यूब के अंदर मुकम्मल तौर पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो वैक्यूम क्रिएट करने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिए तो ये रेस ट्रेवलिंग, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस वैक्यूम में ट्रेवलिंग नहीं कर सकेंगे और एनोड और कैथोड के दरमियान कांटेक्ट नहीं होगा, तो दोबारा भी ये कैथोड रेस काम नहीं करेंगे, यानी कोई रेस पैदा नहीं हो गया। इफ वी आर कंप्लीटली प्रोड्यूस कर दे वैक्यूम इनसाइड द रेस, सॉरी इनसाइड द ट्यूब को इस्तेमाल कर दे। तो दैट वाज डिस्कवरी ऑफ कैथोड, कैथोड की डिस्कवरी हो गई। कैथोड इसी चीज को मजीद और साइंटिस्ट ने इस पे मजीद एक्सपेरिमेंट कर दिए और इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड जो फिनोमेना थे, यानी उस पे जो चार्ज था, उसका जो लोकेशन था वगैरह, इसी डिस्चार्ज ट्यूब को विद स्मॉल मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन भी कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी मालूम कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन की यानी इस कैथोड रेस की डायरेक्शन भी मालूम कर दी गई। और इसके बाद इन 1891, जिस तरह के पहले बताया था, जे स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम भी दिया गया। इसके बाद जे थॉम्सन आ गया, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो भी डिस्कवर कर दिया। इसके बाद मेलिकान आ गया, मेलिकान ने इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अमाउंट को भी डिस्कवर कर दिया कि कितना चार्ज इस पे आता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिले। और इंशाल्लाह स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।